इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही मौजूद बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको तमाम नई स्टोरीज मिलती रहे। हम दोनों खामोशी के साथ नीचे रुकी हुई लिफ्ट की तरफ चल दिए। किसी के लिए भी मुराद की मौत की खबर मुतवक्का नहीं थी, मगर इसके लिए इन तीनों के जज्बात नफरत आमेज थे। सुल्तान शाह उसके हाथों मार खा चुका था। वीरा और गजाला सुल्तान शाह की वजह से उससे मुतनफ्फर थी। वो तीनों ही मुराद की लाश देखने के लिए चल दिए। वीरा जाते हुए अपना अस्काच का गिलास भी साथ लेती चली गई थी। मेरा ख्याल है कि मुझे तुम्हारे मशवरे पर अमल करना पड़ेगा। मुराद की ट्राउनी लाश के साथ माइक्रो सेंटर में रात बसर करने से बेहतर है कि हम इसी वक्त अपने घर रवाना हो जाएं, मैंने कहा। वीरा पीने के बाद बेसुध होकर सो जाएगी, मगर गजाला रात भर चौंकती रहेगी। इसका दिल बहुत गुदाज है, वो दुश्मन के लिए भी ऐसा अंजाम सोच नहीं सकती। बिल्कुल चले जाओ, मैं पहले ही कह चुका हूं, मगर यह बता दो कि इसकी लाश रात भर यहां नहीं पड़ी रहेगी। लाश को इसी वक्त मुर्दा खाने भेज कर तय खाना साफ न करवाया गया तो वहां खून की बू रच जाएगी। मुराद की खुदकुशी का वाकया इतना संगीन था कि हम इन तीनों की वापसी तक उसी के बारे में बात करते रहे। जाए वारदात का मंजर देखकर इनकी तबीयतें भी मकतर हो गई थी, मगर वो मौजू ज्यादा देर तक न चल सका। मेरे मोबाइल फोन की घंटी ने सबको खामोश कर दिया। मैंने कॉल वसूल की तो दूसरी तरफ इंटेलिजेंस ब्यूरो वाला जलाल बोल रहा था, तुम कहाँ गायब हो? मैं 3 मरतबा तुम्हारे घर फोन कर चुका हूँ। घंटियां बज रही हैं मगर कोई जवाब नहीं मिल रहा। मेरी आवाज सुनते ही जलाल ने अपनायत भर लहजे में शिकवा किया, अब घर आया हूं तो नोटबुक से नंबर लेकर मोबाइल पर कोशिश की है। मैं शायद तुम्हें बताना भूल गया था, 2 रातों से हम अपने घर पर नहीं हैं। क्यों, खैरियत तो है? क्या वहां किसी किस्म का खतरा महसूस कर रहे हो? उसने मेरी बात काट कर एक सांस में 3 सवाल कर डाले। मैं हंस पड़ा, कोई खतरा नहीं है, बस जरा मुराद जरीफ वाले चक्कर में उलझे हुए थे। मैं खुद भी उसकी तरफ से फिक्रमंद हूँ। उसकी जान अस्मित से मुलाकात रिकॉर्ड पर है। अब हर शख्स उसके बारे में कुछ न कुछ जानना चाहता है। मेरे पास सिर्फ इतनी इतला है कि वो हैदराबाद में कहीं रिपोश है। उसके कई राब्ते भी नजरों में आ चुके हैं, मगर मुराद के सामने आने से पहले इनको छेड़ना खतरे से खाली नहीं होगा। वो कल रात से हमारे कब्जे में था और अब से थोड़ी देर पहले अपनी 2 शरगें काट कर खुदकुशी कर चुका है। खुदकुशी कर चुका है? उसने बेयकीनी से दुहराया। जल्दी से तफसीलात सुना डालो। मैंने जमल अली के जरिए मुराद के ठिकाने की निशानदेही से उसकी खुदकुशी तक के वाकयात का खुलासा उसे सुना डाला। तुम बहुत तेजी से काम कर रहे हो। यह बात जरा नाकाबिले यकीन सी है कि तुमसे टकराने वाला हर शख्स किसी न किसी तरह मौत के मुंह में पहुंच जाता है। क्या यह सच है कि मुराद जरीफ ने खुदकुशी की है? तुम्हारे आदमी सुबह सरकारी मुर्दाखाने में उसकी लाश देख सकते हैं। चाहो तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी भेजी जा सकती है। ओह, शायद तुम बुरा मान गए। मैं हैरान हूं कि इतनी जल्दी इसका किस्सा खत्म हो गया। मुझे तो हैरान होने का मौका भी नहीं मिल सका। मैं इसे मिलने गया तो वो खुदकुशी कर चुका था। हाँ, तो क्या तुम्हें उसे पूछगछ करने का मौका भी नहीं मिल सका? पूछगछ हो चुकी थी, इससे वो दिल बर्दाश्ता था। मैं अव्वल खान को इसे मिलवाने के लिए ले गया तो वो मर चुका था। वो फोर्ड फाउंडेशन वालों के लिए क्या काम कर रहा था? जलाल की आवाज से बेसब्री आया थी। मुसल्ला शोरश की तैयारी, इसमें 3000 तरबियत याफ्ता दहशतगर्दों की तैयारी भी शामिल है। वो मुराद जरीफ की कहानी का दूसरा हिस्सा था। जलाल के लिए वो हिस्सा बहुत अहम था। मैंने साजिश के बारे में हासिल होने वाली तमाम मालूमात तसलसल के साथ दोहरानी शुरू कर दी। वो 3000 की नफरी के साथ रियासत से टकरा जाने का मंसूबा बना रहे थे, तो उनकी तरबियत का मायार भी बहुत ऊंचा होगा। यह कोई अच्छी खबर नहीं है कि हमारी सरहद के करीब ऐसे 150 लड़के तैयार हो चुके हैं। पूरी बात सुनकर वो तशवीश में मुब्तला हो गया। मैं तुमसे पूरी तरह मुत्तफिक हूँ। ऐसी तरबियत मुकम्मल करने वाले आखिरी सिग्नल के इंतजार में खामोश नहीं बैठेंगे। अपने गुजारे बल्कि अय्याशियों के लिए कुछ न कुछ गैर कानूनी काम करते रहेंगे। मैं अमन व अमान के संगीन मसाइल को सर उभारता देख रहा हूँ। तरबियत के बाद इन दहशतगर्द लड़कों को कहाँ रखा जाता है? जलाल की आवाज़ कदर सकूत के बाद उभरी थी। यह मालूम होता तो मैं इस वक्त वहीं होता। मेरा अंदाज़ा है कि इन्हें आज़ाद और बेलगाम छोड़ दिया जाता होगा। ये छोटी छोटी टोलियों की सूरत में बहुत से शहरों में फैले हुए हो सकते हैं। ये 150 तो वक्त के साथ खुद ब खुद ख़त्म हो जाएंगे। जलाल की पुर उम्मीद आवाज़ उभरी। मुराद की खुदकुशी के बाद तरबियत का सिलसिला टूट जाएगा। हम भी इन इलाकों पर अपनी तवज्जो ज़्यादा मरकूज रखेंगे। मुराद की मौत के बाद बहुत से सिलसिले दम तोड़ जाएंगे, मगर दहशतगर्दों की तरबियत का सिलसिला जारी रहेगा, क्योंकि यह काम एक खतरनाक आदमी ने संभाला हुआ है और वह भारतीय एजेंट है।
मैंने उसकी गलतफहमी दूर करने के लिए कहा, भारतीय एजेंट? उसकी आवाज से अंदाजा हुआ कि इन अल्फाज ने उसे चौंका दिया था। यह तुम्हें कैसे मालूम हुआ? इस वक्त हर बात उसके एतराफात या हकायक के हवाले से कर रहा हूं। उसने खुद बताया था कि कृष्ण कुमार नामी एक भारतीय एजेंट यूथ फोर्स बनाने का काम कर रहा है और इसका मरकज न्याजछोर में है। जलाल का लहजा तायद तलब था। तरबीती मरकज न्याजछोर में है, लेकिन कृष्ण कुमार का एक मकान मीरपुर खास में भी है। वो खुद वहां नहीं रहता, वो घर मुराद और उसके साथियों के इस्तेमाल में रहता था। मैंने कहा, वो खुद खोखरा पार में रहता है। ये सब हमारे अपने इलाके हैं, हम चंद रोज में इन्हें छान डालेंगे। कुछ ना कुछ करना होगा, वरना मुराद के लगाए हुए जख्म रफ्ता रफ्ता नासूर बन जाएंगे। कृष्ण कुमार का नाम मैंने जहन नशीन कर लिया है। वो ज्यादा देर तक आजाद नहीं रह सकेगा। बस ये ख्याल रखना कि वो पेशावर आदमी है। इसे मुराद जैसे लोगों से दोस्तियां पैदा करके अपना एक नेटवर्क बनाया हुआ है। उसे खतरे की भनक भी मिल गई तो वो सरहद पार निकल जाएगा। वो भारतीय एजेंट है तो सरहद पार करता रहता होगा। इसे सिर्फ मकारी ही से पकड़ा जा सकता है। कल से रह रहकर मेरे जहन में ख्याल आ रहा है कि जारहियत ही बेहतरीन दिफा की जामन होती है। हमें अपने घर को बचाने के साथ दुश्मन के घर को फूंकने की कोशिश भी करनी चाहिए। अगर तुम सरहद पार जाकर काम करने का इरादा कर रहे हो तो मैं तुम्हें बहुत सी सहूलतें दिला सकता हूँ। उसने फौरन ही पेशकश कर डाली। हमारे पास बेहतरीन आदमी पहले से वहां काम कर रहे हैं, वो पूरी तरह तुम्हारा साथ देंगे। मैं बेसाख्ता हंस पड़ा। मैं इतना उजलत पसंद नहीं हूं। अभी मैंने सोचना शुरू किया है। कोई फैसला कर लिया तो तुम्हें जरूर आगाह करूंगा। इस वक्त मेरे सामने कुछ और काम भी फैले हुए हैं। अगर मुनासिब समझो तो इन कामों के बारे में भी कुछ बताते चलो। फोर्ड फाउंडेशन वालों ने 4 अफराद को मुराद ज़रीफ की मदद पर मामूर किया था। अब इनमें से 2 बाकी हैं। कोई और काम करने से पहले मैं देखना चाहता हूं कि वो दोनों मुराद के कामों में कहां तक मुलव्विस थे और अब क्या कर रहे हैं। बाकी 2 का अंजाम क्या हुआ? जलाल की आवाज में दिलचस्पी ओत कर आई। चमन अली और गोपाल चंद के बारे में मैं तुम्हें बता चुका हूं। एक शरीफ आदमी है, गोशा नशी हो जाएगा। दूसरे की टांगे चलनी की जा चुकी हैं। वो शायद जिंदगी भर अपनी माजूरी पर कुड़ता रहेगा। मैंने सपाट लहजा में कहा, मैं हमेशा की तरह तुम्हारी और अव्वल खान की कामयाबी के लिए दुआ गो रहूंगा। तुम दोनों मिलकर दिन रात इस कौम की जो खिदमत कर रहे हो, इस पर हम सब के सर फख्र से बुलंद है। जलाल का लहजा ममनूनियत से लबरेज था। जलाल से मेरी बात खत्म होती सुल्तान शाह बोल पड़ा, अब तुम 2-4 दिन आराम भी कर लो। ऐसा ना हो कि सुपरमैन बनने की कोशिश में लंबे ही पड़ जाओ। इन दोनों से चंद रोज बाद भी निपटा जा सकता है। फिक्र मत करो, तुम्हारे चेहरे से सोजन के खात्मे तक मैं आराम ही करूंगा। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, अभी तो अव्वल खान ने मुझे इन दोनों के पते भी फराम नहीं किए हैं। चमन अली से मुलाकात के बाद मुझे वक्त ही नहीं मिल सका, मगर मैंने वो पर्चा अपने एक आदमी को तो दिया था। अब तक वो इनके बारे में मालूमात हासिल कर चुका होगा। मैं अभी फोन पर इससे मालूमात हासिल कर लेता हूँ। इतनी फुर्ती ना दिखाओ। वीरा ने उसे टोक दिया। पता मिलते ही डैनी के पैरों में सफर सवार हो जाएगा। इन 4 में से सिर्फ चमन अली ही कराची में रहता है। बाकी तीनों फोन नंबर कराची से बाहर के थे। हमें 1-2 रातें अपने घर में भी गुजारने दो। मेरी याद आनी पर अव्वल खान का तजस्सुस बेदार हो चुका था। इन दोनों के खिलाफ कोई कदम उठाया जाता या इन्हें इनके हाल पर छोड़ दिया जाता, यह मालूम होना जरूरी था कि वो कौन थे, इनका पस मंजर क्या था और इन दिनों वो क्या कर रहे थे। अव्वल खान ने फौरन ही स्टेशन 4 में किसी से बात की और कागज पर कुछ लिखने में मसरूफ हो गया। इंसानियों बाद इसकी तहय्युरज़दा आवाज़ों ने सबकी तवज्जो मबजूल करवा ली। वो नवाब साहब के बारे में अपने आदमी से बार बार हैरत का इजहार कर रहा था। चंद मिनट की गुफ्तगू के बाद उसने फ़ोन बंद किया और हमें बताया कि इन दोनों में से एक नाम नवाब शाह के उसी वडेरे के लड़के का था जिसके घर में धनी राम ने डकैती की वारदात की थी और इस दौरान में घर के कई अफराद को गोलियों से भून डाला था। धनी राम के डाके में मरने वालों में वो लड़का भी शामिल था जिसका नाम अकरम इलाही की बताई हुई फाइल में मौजूद था। वह चौंका देने वाली इतला थी, इसलिए अव्वल खान ने पहले उसी का जिक्र किया और सब उस बारे में बहस में उलझ गए। यह बात काबिल तवज्जो थी कि फोर्ड फाउंडेशन के खतूत में इसराइल सादे को मुराद का ताकतवर हरीफ और हामी करार दिया गया था, जबकि इसको कत्ल करने वाला मुराद का दस्ते राज था। हो सकता है कि नामों की यह मुशाबत इत्तेफाकिया हो, वो दोनों अलग अलग शख्सियात हो। वीरा ने कहा, तुम तीसरा गिलास खाली करने वाली हो, इसलिए तुम्हें 7 खून मुआफ हैं। सुल्तान शाह ने तेजी से जवाब दिया, नाम यकसा हो सकते हैं, फोन नंबर एक नहीं हो सकते। यह मामला फोन नंबर से शुरू हुआ था, मुगालते का कोई इम्कान नहीं है। लेकिन धनी राम को अपने आका के एक हामी को ठिकाने लगाने की क्या जरूरत थी? वीरा ने सवाल किया। वो किस्सा कदरे पुराना है, अव्वल खान ने सोचते हुए जवाब दिया। जरूरी नहीं कि फोर्ड फाउंडेशन या CIA वालों का हर तजिया दुरुस्त हो।
उसने मुराद के साथ ताउन करने से इनकार कर दिया है। तुम ये कहना चाहते हो कि मुराद ने इसके इनकार का बदला लेने के लिए धनीराम को इस पर चढ़ाई के लिए भेज दिया? सुल्तान शाह ने इसकी बात दरमियान से उचक कर तहायुर ज़दा लहजा में कहा। धनीराम ने वहां डाका डाला, खून रेजी की और इस घराने को इनकार का मजा चखा कर फरार हो गया। वाकयात से यही साबित हो रहा है। चमन अली ने भी बताया था कि मुराद बात बात पर धमकियां मेज रवैया इख्तियार कर लेता था। मैंने इन दोनों की तायद की। इससे कोई बात बाईद नहीं थी। एक आदमी को सजा देने के लिए उसके घराने के 7 आदमियों को मौत के घाट उतार देना खुली बर्बरियत है। गजाला फुरेरी लेकर बोली, कोई सही दिमाग आदमी यूं बिला वजह खून की होली नहीं खेल सकता। मुराद और धनीराम के लिए सब कुछ मुमकिन था। मैंने फैसला कुन लहजे में कहा, हक़ाइक़ तुम्हारे सामने है। हो सकता है कि धनीराम को अपने असल शिकार तक पहुंचने के लिए 6 खून करने पड़े हों, तब वो 7वें को गिराने में कामयाब हुआ हो, या फिर उसने सामने आने वाली पूरी भीड़ को ही अंधाधुंध गोलियां चलाकर भून डाला हो। कोई वाकया दूसरे वाकये से अलग नहीं होता। सुल्तान शाह गहरा सांस लेकर बोला, सब कड़ियां एक दूसरे के साथ यूं जुड़ी हुई होती हैं कि किसी एक कड़ी को भी अलग नहीं किया जाता। धनीराम अपनी इसी वारदात के बाद मफरूर करार दिया गया था और वही उसकी शनाख्त बन गई थी। ये शुक्र का मकाम है कि वो हमसे पहले मुकाबले ही में मारा गया था। अंधाधुंध गोलियां चलती हैं तो गुनाहगार और बेगुनाह के दरमियान कोई इम्तियाज नहीं करती। एक कुदरत का अपना निज़ाम है कि जालिम और सफाक दरिंदे हमेशा इबरतनाक अंजाम से दो चार होते हैं। मैंने सोचते हुए कहा, हम बारहा गोलियों की बरसात से बचे हैं। धनीराम भागते हुए अव्वल खान की गोलियों की जद में आकर मारा गया। मुराद का ताज़ा तरीन अंजाम तुम्हारे सामने है। चलो मान लिया कि तुम सब ठीक कह रहे हो। वीरा ने तवील खामोशी के बाद जुबान खोली, अब कितनी देर तक इनके नोहे पड़ते रहोगे? फहरिस्त के तीसरे आदमी का अंजाम सामने आ गया। अब चौथे के बारे में भी कुछ बता दो। चौथा कादर खान है। अव्वल खान ने कहा, फाइल में उसके आबाई घर का नंबर है जो टंडू बागों में वाक़े है, लेकिन वो कराची में रहता है और तेल की एक बड़ी कंपनी में काम करता है। उसके कराची के नंबर पर अभी तक राब्ता नहीं किया गया। यह अच्छी खबर है कि वो कराची में रहता है। वीरा ने खुशी का इजहार किया, वरना मीरपुर खास के बाद टंडो बागों की तरफ दौड़ लगानी पड़ती। इसका नंबर मुझे दे दो, इससे अभी राब्ता हो जाएगा तो बेहतर रहेगा। मैंने कहा, नहीं। सुल्तान शाह ने एहतजाज किया, यह तय हो चुका है कि 2 दिनों तक सिर्फ आराम किया जाएगा। यह तय करते हुए तुम भूल गए थे कि मुराद की गुमशुदगी और फिर खुदकुशी की खबर फैलने के बाद हम कुछ भी नहीं कर सकेंगे। मैंने उसे समझाया, यह वक्त निकल गया तो कादर खान अपना दामन बचाने के लिए हर बात से मुनकिर हो जाएगा। तुम हमेशा मनमानी करते हो और इसके लिए ऐसे नुक्ते लाते हो कि खामोश होना पड़ता है। यह मनमानी की बात नहीं है, टैनी दुरुस्त कह रहा है। मुराद की खुदकुशी की खबर को ज्यादा देर तक नहीं छुपाया जा सकेगा। गोपाल चंद से मौलादात तक सबको इल्म है कि मुराद किसी मुश्किल से 2-4 हो चुका है। अव्वल खान ने मेरा साथ दिया। होने वाला काम जितनी जल्दी कर लिया जाए अच्छा होता है। गजाला ने भी अपना वजन मेरे पलड़े में डाल दिया। अव्वल खान ने अपने हाथ में थामा हुआ कागज मेरी तरफ बढ़ा दिया। कादर खान के नाम के सामने जमशेद रोड के किसी मकान का पता और फोन नंबर दर्ज था। मैंने हैरत से अव्वल खान की तरफ देखा और कहा, यह तो तुम्हारा पड़ोसी है, तुमने ये अहम बात नहीं बताई। अव्वल खान के होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट तैर की। मुझे मालूम था कि तुम जमशेद रोड का नाम देखकर चौंकोगे, मगर यह पता मेरे लिए नामानूस है। अभी का कोई प्रोग्राम न बना लेना, मेरा बाहर जाने का मूड नहीं है। वीरा ने हाँक लगाई। इस वक्त तक मैं इन चारों में चमन अली और गोपाल से मिला था। वो लोग जो कुछ कर रहे थे इसके बारे में इतने हिसास थे कि चमन अली जैसे शरीफ आदमी ने भी धमकियों के बगैर इसका एतराफ़ नहीं किया था। गोपाल से इस बारे में कुछ पूछने की जरूरत ही पेश नहीं आई थी। मुझे यकीन था कि कादर खान भी आसानी से राय रास्त पर नहीं आएगा। इस नशीबो फराज पर चंद सानियों तक गौर करने के बाद मैंने कादर खान का फ़ोन नंबर मिला दिया। उधर से दूसरी घंटी पर फ़ोन उठा लिया गया। भारी और तहक्कुम अमेज़ हेलो के जवाब में मैंने कादर खान से बात करने की ख्वाहिश जाहिर की तो बोलने वाले का लबो लहजा वाज़े हो गया। तुम कौन बोल रहे हो? वो खासा दुरुस्त मिजाज मालूम हो रहा था। मैं इब्रार बोल रहा हूँ, मुझे इनसे कोई ज़रूरी बात करनी है। मैंने फ़ौरन जवाब दिया। कौन इब्रार है? दूसरी तरफ से खुश्क और तेज़ आवाज़ में सवाल किया गया। तो मैंने बुला दो, मैं इनको बता दूंगा। मैंने अपने लहजे की नरमी को बरकरार रखा। मैं कादर खान बोल रहा हूँ। तारफ़ कराते हुए उसने अपना पूरा नाम बताना ज़रूरी समझा। मैं किसी इब्रार को नहीं जानता। अब बताओ कि तुम कौन हो और मुझसे क्या चाहते हो। मेरे पास फजूल बातों के लिए वक्त नहीं है। मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, इसमें हम दोनों का फ़ायदा है। मैंने बड़ा रास्त कह दिया। तुम्हारा दिमाग ख़राब है। मैं अपने फ़ायदे नुकसान की परवाह नहीं करता। पहले यह बताओ कि तुमको मेरा नंबर किसने दिया? तुम मुराद ज़रीफ को ज़रूर जानते हो कि
मैंने जवाब देने के बजाय सवाल किया, पता नहीं तुम क्या बके जा रहे हो। इस बार बहुत मुख्तसर से वक्फे के बाद जवाब दिया गया, दूसरों की बजाय अपनी बात करो। इसके तेवरों का अंदाजा लगाकर मैंने फौरन ही अपनी बात का रुख बदल दिया और कहा, मैं मीरपुर खास से यहां आया हूं। मुराद को कुछ लोगों ने पकड़ लिया है। उसने फोन पर कहा था कि यह खबर तुमको पहुंचा दी जाए। यह खबर तुम फोन पर भी दे सकते थे, वहां से कराची आने की क्या जरूरत थी? फोन पर बात नहीं हो सकती, आपस की बातें दुश्मन भी सुन सकते हैं। फिर आप फोन पर सब कुछ क्यों बता रहे हो? क्या इस वक्त सब मरे हुए हैं? वो किसी बात से मरऊब नहीं हो रहा था। तुमने मजबूर किया है तो बता रहा हूं कि मैं जुबानी बताना चाह रहा था। मीरपुर खास में भी आफत आई हुई है। तुमने अपना वक्त बर्बाद किया। मुझे पहले ही पता चल चुका है कि मुराद को हैदराबाद से उठा लिया गया है। और फोर्ड फाउंडेशन के 4 चहेतों में से एक था। इसे वो खबर गोपाल से ही मिल सकती थी। मैंने कहा वो उसे गोपाल चंद के घर से ले गए थे। गोपाल भी गोलियों से जख्मी हुआ है। इसे ले जाने वालों ने इसे फोन भी करने दिया। पहली बार उसकी आवाज में हैरत की आवेज़िश महसूस हुई। क्या इन्होंने इसके लिए कोई तावान मांगा है? एक कैदी और 50 लाख रुपए नकद। कैदी का जिक्र यूं जरूरी था कि उसे वो खबर कहीं और से भी मिल सकती थी। 50 लाख की रकम मैंने अपनी तरफ से बढ़ा दी। इससे अंदाजा हो सकता था कि वो मुराद को कितनी अहमियत देता है। मुराद ने कहा था कि यह खबर मुझे पहुंचा दो। मजीद कोई बात करने से पहले उसने तस्दीक चाही। हाँ, ये उसी का हुक्म था। उसके बाद सब यतीम हो चुके हैं। मीरपुर खास में 2 आदमी मारे गए हैं। अब हमारी आस तुम ही से है। तुमने मुंह फेर लिया तो पता नहीं क्या क़यामत। उसे घुरा कर मेरी बात काट दी। फोन पर ज्यादा बक वक मत करो, घर आ जाओ। मैं खुद तावान की रकम लेकर चलूंगा। उसे छुड़ाने के लिए एक बार ये रकम देनी होगी, बाद में वो हाथ जोड़कर दुगनी रकम वापस करेंगे। अपनी बात पूरी करके उसने फोन बंद कर दिया। मैंने स्पीकर फोन का बटन ऑफ कर दिया। लाइन मुनक़ता हो गई। वीरा ने अचानक ही खांसना शुरू कर दिया। गला साफ होने के बाद वो बोली, कभी कभी स्पीकर फोन अजाब बन जाता है। खांसी रोके रोके मेरा दम घुटने लगा था। तुम्हारी बातें जरा सी देर और जारी रहती तो मेरे लिए खांसी रोकना मुश्किल हो जाता। तुम उठकर दबे पांव कहीं और भी जा सकती थी। सुल्तान शाह ने कहा, मगर तुम्हारी अकल पर तो शराब तारी है। चली जाती तो पूरी बात नहीं सुन सकती थी। वीरा ने डटाई से कहा, तुमने इससे सब कुछ तय कर लिया। अब तावान किसे दिलवाओगे और कैदी कहां से लाओगे? अव्वल खान ने पूछा। वो सब फर्जी बातें थी। इनसे कादर खान बेनकाब हो गया है। उस मुराद के लिए 50 लाख जैसी खतीर रकम की अदायगी पर अपनी आमादगी जाहिर करके यह एतराफ़ कर लिया है कि वो मुराद के कामों में पूरी तरह शरीक है। तुम क्या करोगे? क्या इसे भी मुराद के पीछे रवाना करने का इरादा है? सुल्तान शाह ने सवाल किया। जरूरी नहीं कि उसे मार दिया जाए। इस जैसे मगरूर, मुतकब्बिर और बाहैसियत लोगों के लिए छोटी छोटी सजाएं भी सुहाने रूह बन जाती हैं। इसे कोई सबक जरूर दिया जाएगा। मैंने ईमानदारी से अपनी राय पेश कर दी। मुराद अपने अंजाम से 2-4 हो चुका है। कादर का पीछा करके तुम क्या हासिल करोगे? ये महफूज रहा तो अपने आकाओं के इशारे पर फिर किसी साजिश में शरीक हो जाएगा। मुनासिब सजा मिल गई तो वो आइंदा कोई गलत बात सोचते हुए भी घबराएगा। कादर से जो गुफ्तगू हुई वो इसी वक्त के लिए थी। बाद में इस तक रसाई बहुत मुश्किल नजर आ रही थी। अव्वल खान की राय भी यही थी कि इसके खिलाफ कोई कदम उठाना था तो इसके लिए वही वक्त मुनासिब था। बाद में कुछ नहीं हो सकता था। एक बार इसे यह अंदाजा हो जाता कि किसी ने इब्रार के नाम से फ्रॉड किया था तो वो मजीद मोहतात हो जाता और उसके करीब भटकना भी मुमकिन न रहता। इस वक्त तक हैदराबाद से हमारी वो गाड़ी वापस नहीं पहुंची थी जो सुल्तान शाह के अगवा के वक्त छीनी गई थी और चंद घंटों पहले एक वीरान मैदान में लावारिस खड़ी हुई मिल गई थी। हमने इस मुहिम के लिए भी अव्वल खान की गाड़ी इस्तेमाल करने का फैसला कर लिया। अव्वल खान ने रवानगी से पहले अपने आदमियों को फोन पर मुराद की लाश के बारे में हदायत दी और तैयार हो गया। वीरा और गजाला को घर पर छोड़ दिया गया। अकबर अली और दलेर खान की मौजूदगी में इन दोनों को माइक्रो सेंटर में कोई खतरा लाक नहीं हो सकता था। हल्की फुल्की तैयारियों के साथ हम तीनों अफराद कादर के घर की तरफ रवाना हो गए। वो पता तलाश करने के लिए हमें ज्यादा देर तक भटकना नहीं पड़ा। वो एक नीम तारीख और सुनसान सड़क का पता था। कादर का मकान सड़क के आखिरी सिरे पर वाक़ था। इससे आगे खेल का वसी मैदान फैला हुआ था। हमने वहां का चक्कर लगाकर अंदाजा लगाया कि इस घर के अहाते की दीवारें ज्यादा बुलंद नहीं थी। किसी हंगामी जरूरत के वक्त इन्हें आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता था। दूसरे चक्कर में अव्वल खान ने अपनी गाड़ी कादर के मकान से कुछ फासले पर रोककर मुझे उतार दिया। मेरी जेब में डार्ट गन और एक रिवाल्वर मौजूद था। मुझे आधे घंटे के अंदर इस समारे से वापस लौटाना था। मेरी आमद में ताखीर की सूरत में वो दोनों भी मैदान में आ जाते और फिर हालात के मुताबिक फैसला करके इस मुहिम को अंजाम तक पहुंचा देते। मैं तनहा घर में जा रहा था, इसलिए मेरी सलामती का दारो मदार मेरी हाजिर दिमागी और फुर्ती पर था। वो दोनों मेरी इस राय से मुत्तफिक थे
कि कादिर को मेरी कहानी पर यकीन आ चुका था और घर में दाखिल होने पर मेरी जान को कोई फौरी खतरा दरपेश नहीं हो सकता था। मैंने कादिर के मकान के फाटक पर घंटी बजाई और चौकीदार ने फौरन ही एक पट कदरे वाह कर दिया। मेरा नाम सुनते ही उसने मुझे अंदर बुलाया और दरवाज़ा बुलेट करके इमारत के दाखिली दरवाजे की तरफ हो लिया। मैं खामोशी से उसकी तकलीद करता रहा। ड्राइंग रूम का दरवाज़ा खुला हुआ था। मुझे वहां बिठाकर चौकीदार ने इंतजार करने की हदायत की और खुद गेट की तरफ लौट गया। मकान में छाई हुई खामोशी इस कदर मुकम्मल थी कि जरा सी देर में मुझे वहशत सी होने लगी। फिर किसी अंदरूनी हिस्से से कदमों की चाप सुनाई थी और सोफे में संभल कर मैं बैठ गया। चंद लम्हों बाद कमीज और पतलून में मलबूस गंदमी रंग का एक सेहतमंद मगर तुरुश-रू नौजवान मेरे सामने मौजूद था। उसके चेहरे पर संजीदगी थी और पेशानी पर चंद पैदाइशी शिकने नजर आ रही थी। मुझे देखते ही मुअद्दब होकर सोफे से उठ गया। उसने मुझसे हाथ मिलाने की जहमत किए बगैर मुझे सोफे पर बैठने का इशारा किया और खुद एक आराम कुर्सी पर नीम तराज हो गया। अब बताओ कि वो कैदी और क्या क्या मामला था। उसने बैठते ही सवाल किया, जैसे उसने मेरी गुफ्तगू का वो अहम तरीन नुक्ता पहले से अपने दिमाग के किसी खाने में महफूज किया हुआ हो।